So good evening, guys. This is class. This class is about post-structuralism, and in this class, I will just introduce the post-structuralism, and the remaining part of this will be done in the next class. So you can consider it the first class on the post-structuralism. The second class will be done most likely tomorrow afternoon. We will begin with connecting structuralism and post-structuralism, right? So let's talk about what is structuralism. So before we before we revise structuralism that we did in the last class, we will be talking about two important words which we will use during the discussion on post-structuralism and also during the revision of the structuralism. ओके, तो ये दो वर्ड्स हैं जिनकी मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मीनिंग कॉपी करके लिखा है आपको बताने के लिए। वैसे आप लोगों को हो सकता है पहले से पता हो। पहला वर्ड है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग। आप समझ सकते हैं इसको इस तरीके से कि जो बीइंग है यानी किसी चीज़ का होना, उसको जो स्टडी करता है उसको कहते हैं ऑन्टोलॉजी। व्हेन यू स्टडी दी ओके, शैलेश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अभी मैं सिर्फ दो वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। अच्छा, ये पहला वर्ड है ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी जो है उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के अस्तित्व को, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को स्टडी करना। अगर कोई चीज़ है तो वो कैसे है। तो मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच या साइंस की वो ब्रांच कह सकते हैं आप, जो ये स्टडी करती है किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को, वो आपका बीइंग को वो होती है ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी का यूज़ हम करेंगे इस वर्ड का। ये काफ़ी फेमस वर्ड है और इसका काफ़ी यूज़ होता है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। यू शुड नो दैट ऑन्टोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बीइंग। देन द सेकेंड वर्ड इज़ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टीम से बना हुआ है, एपिस्टीम से एपिस्टेमोलॉजी बना हुआ है। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द थियरी ऑफ नॉलेज। तो आप देखिए, जो ऑन्टोलॉजी है वो थियरी ऑफ बीइंग है, यानी आपके अस्तित्व का जो सिद्धांत है, जो विज्ञान है, वो ऑन्टोलॉजी है। और जो नॉलेज है, पर्टिकुलरली जब आप मिखाइल बख्तिन की बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, जिन्होंने कहा नॉलेज इज़ पावर, उसके बारे में बातें करेंगे। तो जो आपका ये एपिस्टेमोलॉजी है वो नॉलेज की बात करता है, राइट। एपिस्टेमोलॉजी टॉक्स अबाउट नॉलेज। तो टू वर्ड्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ऑन्टोलॉजी इज द थियरी ऑफ बीइंग एंड द एपिस्टेमोलॉजी इज द थियरी ऑफ नॉलेज। इज दैट ओके? यस सर। शैलेंद्र जी, समझ में आया? शैलेंद्र ओके, साइलेंट शायद कहीं चले गए हैं। ओके, नाउ हम लोगों ने बात किया था स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और बेसिक टेनेट्स के बारे में बात किया था पिछली क्लास में। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म होना चाहिए था जो नहीं लिखा हुआ है। मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। मेरी इससे राइटिंग तो अच्छी नहीं बनेगी, बट बेसिक टेनेट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। ये आपका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दिस इज द रिविजन ऑफ द लास्ट क्लास। दिस स्लाइड शैलेंद्र ने लास्ट क्लास में कहा था कि उनको थोड़ा कम समझ में आया, बाकी बच्चों को भी थोड़ा कम ही समझ में आया था, बिकॉज थियरी थोड़ा टफ है ही। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बहुत सालों बाद, पीएचडी करने के बहुत सालों बाद भी समझ में तब तक नहीं आती जब तक आप उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए बैठते नहीं। पर हम कोशिश करते हैं फिर से आपको समझाने की। स्ट्रक्चरलिज्म मैंने बात किया था स्ट्रक्चर के बारे में। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है और जब आप उस चीज़ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उस कहते हैं कि तब आप इसका मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के फील्ड में काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
आपसे कहा जाए कि आपके पिताजी आपसे बोले कि मेरे रूम में जाइए और मेरा चार्जर उठा करके लाइए, तो आप समझ जाएंगे कि मोबाइल के चार्जर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी तो चार्ज होते नहीं हैं, है ना। चार्ज तो मोबाइल होता है। वो बोलते हैं मेरा चार्जर लेके आओ, लेकिन आप मोबाइल का चार्जर ले आते हो, आप समझ जाते हो, क्योंकि वो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में है, उस सेंटेंस का क्या मतलब है वो आपके दिमाग में है। सोसाइटी में जिस जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो आपके दिमाग में हैं, है ना। जैसे चार्जर आपने पहचाना कैसे? चार्जर का एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक साइज़ होता है जो आपके दिमाग में है ना। तो आप उससे चार्जर को पहचान जाते हो और आप वो चार्जर उठा करके लाते हो। चार्जर के बगल रखी हुई बॉटल या आयोडेक्स या कुछ और जो रखा होता है वो आप उठा करके नहीं ले जाते, क्योंकि आपको उन सब में डिफरेंस में उन सब का अंतर पता है, हर एक चीज़ के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता हुआ है। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसी चीज़ की मीनिंग को, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को। यानी इट सेज दैट द अंडरस्टैंडिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट, और रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। और ये लिंग्विस्टिक्स से शुरुआत होता है फर्डिनेंड डी सोशोर से, और बाद में इसको क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ले आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, और फिर ये लैंग्वेज में आ जाता है आपका। और फिर लैंग्वेज में सोशोर ने 3 बातें कही, खैर लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने 3 बातें कही थी कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, रिलेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ये याद रखना है, ये एक तरीके से बेस है पूरे स्ट्रक्चरलिज्म का और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। आर्बिट्रेरी में उन्होंने कहा कि जो सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। यानी उन्होंने कहा कि इसमें कोई अगर कैट को कैट कहते हैं तो इसका मतलब CAT कैट, इन वर्ड्स में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि इन्हीं से बिल्ली को कैट कहा जा सकता है, और भी कोई वर्ड यूज़ किया जा सकता है उसके लिए, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग यूज़ होता है। तो जो सिग्निफायर है और जो सिग्निफाइड है उसमें कोई जो रिलेशनशिप, परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन बेस्ड आपका रिलेशनशिप है विच इज़ आर्बिट्रेरी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक वर्ड को समझते हैं दूसरे वर्ड की वजह से। यानी कि आप जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद आप सबसे पहले आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, और आपको लोग किसी नाम से बुलाते हैं तो आप जानते हो कि मेरा नाम रवि है, और आप दरवाजे सामने, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ ये रवि है, आप पहचानते हो कि मैं रवि हूँ। फिर आप अपनी आइडेंटिटी अपने मन में क्रिएट करते हो, अच्छा मैं हिंदू हूँ, अच्छा मुझे पूजा करनी है, अच्छा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, एंड देन यू कंटिन्यू क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी। सिमिलरली यू क्रिएट द आइडेंटिटी ऑफ अदर पीपल। तो आप रवि हैं क्योंकि आप सपना नहीं हैं, आप शालिनी नहीं हैं, आप मम्मी नहीं हैं, आप पापा नहीं हैं, आप चाचा नहीं हैं, आप चाची नहीं हैं। तो आप इन सब से अलग करके अपने आप को देखते हो और कहते हो मैं रवि हूँ। यानी कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको ढेर सारे कंट्रास्ट की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स अगर आपको पानी समझना है तो आप पानी को दूध से अलग समझते हो, पानी को चाय से अलग समझते हो, है ना। हाउ डू यू अगर आपके एक रूम में एक 3 गिलास रखी हो, एक में पानी रखा हो, एक में चाय रखा हो, एक में मिल्क रखा हो, और कोई कहे कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो आप उस रूम में जा करके वो 1 गिलास पानी जिसमें रखा होगा वो उठा करके लाएंगे। आप ग्लास और आप दूध और चाय उठा करके नहीं लाएंगे। आपको कैसे पता चला कि पानी पानी है? पानी पानी इसलिए है क्योंकि पानी चाय नहीं है, और पानी दूध नहीं है, और पानी ऑयल नहीं है, पानी तेल नहीं है ना। जब कन्फ्यूज़न हो जाती है तो कभी कभी लोग पानी समझ करके उसको पेट्रोल या केरोसिन ऑयल भी पी लेते हैं। मेरे छोटे भाई ने एक बार बचपन में पी लिया था। सो यू अंडरस्टैंड द थिंग दैट सोशोर सेड कि द लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में ही मीनिंग रखते हैं। अगर आप रिलेशंस ख़त्म कर दोगे तो मीनिंग ख़त्म हो जाएगी। बुआ बुआ क्यों है, फूफा फूफा क्यों है? क्योंकि बुआ फूफा नहीं है और फूफा बुआ नहीं है। समझ रहे हो बात? अगर फूफा ना होते तो बुआ ना होती, बुआ ना फूफा ना होते। पॉइंट को समझो। पॉइंट ये है कि हर एक चीज़ का जो महत्व है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्ट्रक्चर में है। लैंग्वेज इज रिलेशनल, दैट मीन्स every word is in relationship with some other word and we understand the meaning of one word because of the relationship with some other word. ये point clear है? Is this point clear or not? Yes.
ओके ग्रेट। नाउ द थर्ड थिंग दैट दिस ही सेड, अच्छा रिलेशनल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर बता दूं थर्ड पे जाने से पहले। रिलेशनल में जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है वो बात करता है बेसिक अपोजिशन की या बाइनरी अपोजिशन की। बाइनरी अपोजिशन में वो कहता है कि एक अच्छा और एक बुरा, मान लीजिए गुड और बैड का एक अपोजिशन है। वो बोलता है हम गुड को समझते हैं इसलिए क्योंकि बैड अवेलेबल है, बैड को समझते हैं इसलिए क्योंकि गुड अवेलेबल है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि गुड और बैड में एक ज़्यादा अच्छा और एक कम अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल डे और नाइट में वो डे को ज़्यादा अच्छा मानता है, लाइट और डार्कनेस में वो लाइट को ज़्यादा अच्छा मानता है। ठीक है, जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जाएंगे तो ये जो डिफरेंस है, एक को अच्छा और एक को खराब मानना, यही खत्म हो जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो आपको अभी बताऊंगा। बट बाइनरी अपोजिशन की बात आपके स्ट्रक्चरलिज्म से ही आ जाती है, जहाँ पे एक अच्छा है एक बुरा है और लड़का है लड़की है, तो शायद लड़का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लड़की कम इम्पॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है, लड़का पैदा होने पर हम ज़्यादा खुश होते हैं, दिखाने के लिए भले लड़की पैदा होने पर खुश हो जाएं कि हमको दिखाना है कि नहीं मैं तो दुखी नहीं हो रहा हूँ, राइट। हो सकता है 2-4% में चेंज भी आया हो, मैं नहीं कह सकता, बट ज़्यादातर इंडिया में ऐसे ही लोग हैं। रिलेशनल, तो यू नो इन रिलेशनशिप बाइनरी अपोजिशंस होते हैं। वी अंडरस्टैंड वन वर्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड्स इट इज़ रिलेटेड टू, एंड वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड बिकॉज ऑफ द अपोजिट ऑफ दैट वर्ड। ओके, सो दैट इज लैंग्वेज जो है वो रिलेशनल है। फिर उसने कहा कि लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी दुनिया को, यानी हमारा सोचना समझना उठना बैठना जागना देखना ना देखना सब कुछ लैंग्वेज की वजह से है। यानी ये दुनिया जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये जो दुनिया बनी है वो लैंग्वेज की वजह से ही बनी हुई है। अगर ह्यूमन बीइंग्स का कोई डेवलपमेंट हुआ है तो लैंग्वेज की वजह से हुआ है। हम अपनी लैंग्वेज के द्वारा ही इस दुनिया को जानते हैं समझते हैं, इसलिए उसमें कहा गया कि लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पॉइंट को हम जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे कि कैसे वो लोग चेंज करते हैं इस आइडिया को। बाकी उन्होंने जो आइडियाज़ मेन आइडियाज़ स्ट्रक्चरलिज्म के थे उसमें था सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो आपको पता है कि सिंक्रोनिक स्टडी होती है कि वो उसी समय में जो लैंग्वेज चल रही है, अलग अलग जगहों पे बोली जाने वाली भाषाओं में अंतर। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी मम्मी से बात करेंगे तो अलग भाषा बोलेंगे, वकील से बात करेंगे तो अलग बोलेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे तो अलग बोलेंगे। एक ही भाषा है लेकिन आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, वो सिंक्रोनिक स्टडी हो गई। डायक्रॉनिक हो गई ऐतिहासिक, यानी कि 1900 शेक्सपियर के टाइम पे क्या इंग्लिश लैंग्वेज थी, जब नेहरू ने 1947 में स्पीच दिया तो क्या इंग्लिश उन्होंने बोली, और जब राहुल गांधी आज स्पीच देते हैं तो वो क्या इंग्लिश बोलते हैं, राइट। सो दैट इज डायक्रॉनिक स्टडी। यानी एक ये डिफरेंस स्ट्रक्चरलिज्म में हुआ कि लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको स्टडी किया जाए, उन वर्ड्स को स्टडी किया जाए सिंक्रोनिक स्टडी में। और डायक्रॉनिक में ये देखा जाए कि कैसे 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान लड़ाई कर रहे थे तो उस समय कौन सी भाषा चल रही थी इंडिया में सबसे ज़्यादा, और जब तुलसीदास जी लिख रहे थे श्री रामचरितमानस तो उन्होंने कौन सी भाषा उस समय पॉपुलर थी और आज कौन सी है। मैं आपको बहुत दूर दूर की एग्जांपल दे रहा हूँ, नज़दीक का भी देख सकते हैं, 10 साल 20 साल पहले का, 5 साल के अंदर का। देन लॉन्ग वर्सेस पैरोल, कई बार बता चुका हूँ कि लॉन्ग जो है वो एक सिस्टम है, एक बिगर सिस्टम है, पैरोल उसका इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है। सो अगर आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कुछ आसान सा, मुझे लगता है इसमें तो लोगों को दिक्कत नहीं रह गई होगी, या है किसी को भी दिक्कत लॉन्ग और पैरोल में? नो सर। नहीं है ना? कोई ऐसा जिसको लॉन्ग और पैरोल अभी समझ ना आया हो? नहीं, मतलब बुरा मानने की बात नहीं, ऐसा सोचने की बात नहीं कि मैं कह दूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं आया तो बताओ। चलो गुड, थैंकफुली ऐसा कोई नहीं है। सो मैं फिर से बता देता हूँ फिर भी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि लॉन्ग जो है वो एक सिस्टम है, एक बड़ा सिस्टम है। मान लीजिए कि आप बात कर लीजिए कि लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज एक लॉन्ग हो गया, लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज एक लॉन्ग हो गया तो उसका पैरोल हो जाएगा लर्निंग स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग सीखना उसका एक छोटा हिस्सा हो गया, उसका पैरोल हो गया, इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन हो गया। यानी एक बड़ा सिस्टम और उसका एक छोटा सा हिस्सा पैरोल होगा, और जो पूरा बड़ा सिस्टम है वो लॉन्ग होगा। अब इसको बोलने वाले बहुत सारे लोग, कुछ लोग लैंग, कुछ लोग लैंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिलहाल लॉन्ग ही बोलना चाहिए, और मैं यही बोलता हूँ, आप लोग जो मन में है वो बोलिए। अगला उन्होंने कहा पैराडिग्मेटिक वर्सेस सिंटैग्मेटिक।
एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था लास्ट क्लास वाला, तो हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं उन सेंटेंसेस में के वर्ड्स में आपस में रिलेशनशिप होता है। तो सिंटैग्मेटिक मतलब हुआ सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप, जिसमें मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि रवि इज़ अ सिंसियर पर्सन, तो रवि इज़ अ सिंसियर पर्सन, तो इसमें जो जो वर्ड्स हैं रवि है, इज है, आ है, सिंसियर है, पर्सन है, ये 5 वर्ड हैं। इन पांचों वर्ड्स में जो आपस में रिलेशनशिप है एक दूसरे से, वो हो गया सिंटैग्मेटिक। ठीक है। अगर रवि को हटा करके वहाँ पे सपना का नाम रख दिया है, शालिनी का नाम रखा जाए, अनुज का नाम, शैलेंद्र का नाम, वीरेंद्र का नाम रखा जाए, तो यानी कि सेंटेंस वही है बट आप एक वर्ड को हटा रहे हो, दूसरा वर्ड रखते जा रहे हो। दैट मीन्स वन वर्ड हैज़ द पावर टू रिप्लेस द अदर वर्ड। या सिंसियर को चेंज कर दीजिए, रवि इज़ ए सिंसियर टीचर, तो सिंसियर को फेथफुल कर दीजिए, सिंसियर को लॉयल कर दीजिए, सिंसियर को उसको बोगस कर दीजिए, वर्स्ट कर दीजिए, वेस्ट कर दीजिए, यूजलेस कर दीजिए। तो आप देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं वहाँ पे फिट हो रहे हैं उस सेंटेंस में। यानी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो वर्ड्स आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, उनमें जो आपस में रिलेशनशिप है वो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है। Is that okay? Yes sir. Yes sir. Great. एक पॉइंट जो लास्ट क्लास में नहीं बताया था वो ये था कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है दैट ऑलवेज वैलराइजेज और गिव्स प्रेफरेंस टू स्पीच ओवर राइटिंग। तो स्ट्रक्चरलिज्म मानता है कि जो स्पीच है, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है, कि जो स्पीच है वो राइटिंग से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चरलिज्म की मान्यता है। ये पूरी चेंज हो जाती है जब हम पहुंचते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। वो लोग कहते हैं राइटिंग ज़्यादा अच्छी है और स्पीच कम अच्छी है। अच्छी का क्या मतलब है? अच्छी का मतलब है मोर मीनिंगफुल, मोर क्लियर, मोर रिलायबल। सो स्ट्रक्चरलिज्म मानता है कि जो स्पीच है, जो हम बातें करते हैं आपस में, दैट इज़ मोर रिलायबल देन राइटिंग। राइटिंग इज़ कन्फ्यूजिंग बट स्पीच इज़ मोर रिलायबल, ऐसा स्ट्रक्चरलिज्म मानता है। और वो मानते हैं कि जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है। दैट इज मीनिंग, आप भले ही एक स्ट्रक्चर में मीनिंग ढूंढते हो बट मीनिंग ऐसा नहीं कि घूमती रहती है, बदलती रहती है। मीनिंग फिक्स्ड रहती है, जो मीनिंग है वही मीनिंग है। इज दैट ओके? सो दिस इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विच आई रिवाइज्ड फ्रॉम द लास्ट क्लास। आई होप यू understood. Please repeat point. meaning is fixed once. Sorry, please come again. Last point, meaning is fixed. Meaning is fixed means they talk about the structure, right? So when they talk about the structure, they say that in a particular structure everything is, for example, let us say let us talk about the example that I gave you in the beginning. I said your father would ask you to go inside the room and bring charger. तो आप जाओगे, आप चार्जर को पहचानोगे और चार्जर लेके चले आओगे। तो मीनिंग फिक्स्ड है ना, चार्जर वो चार्जर ही है, राइट? लेकिन मीनिंग क्लियर है, बट वो भले ही एक स्ट्रक्चर में है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के विद इन है, बट वो फ्लूइड नहीं है, वो फिक्स है। आपको पता है कि चार्जर जो है वो चार्जर ही है। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये वाला पॉइंट चेंज हो जाता है। ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे चेंज हो जाएंगे अभी पोस्ट में। और कोई क्वेश्चन? नो सर। कितना डिफिकल्ट लग रहा है ये आउट ऑफ 10? तो मुझसे तो सॉल्व हो जाए वही बहुत है। सॉल्व हो जाए वही बहुत है, चलो गुड। मूविंग टू द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जैसे मैंने कहा आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल इस क्लास को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आइडिया, कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट इज द मदर ऑफ ऑल आंसर्स। तो कॉन्सेप्ट अगर है तो कर लोगे। अब बात करते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो है क्या और इसका काम क्यों पड़ा। जब स्ट्रक्चरलिज्म आ गया था उसने अच्छा खासा बता दिया था कि भैया हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, किसी चीज़ को समझना है तो उसके अगल बगल वाली चीज़ों को समझ लो, हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर में फिट कर दो, है ना। अगर आपको समझना है कि जॉन डन ने गुड मॉरो लिखी है तो गुड मॉरो एक डॉन सॉन्ग है, एक एल्बा है, उसको समझ लो किस तरीके की पोएम है, पोइट क्या सोचता है ये समझ लो, पोएम क्या होती है, पोइट्री क्या होती है, वर्ड क्या होता है, सब कुछ जान जाओगे तो पोएम भी जान जाओगे, मीनिंग भी जान जाओगे, ऐसा स्ट्रक्चरलिज्म ने कहा। तो क्वेश्चन ये है कि जब इतना बढ़िया काम कोई चीज़ कर रहा था स्ट्रक्चरलिज्म, तो फिर हमें एक नया फोकट का
दिमाग खराब करने वाला पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लाने की जरूरत क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है ना? Isn't it a good question? हर्षिता? Yes, sir. अनुज, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है ना? Yes, sir. यस यस हाँ, बट क्वेश्चन अच्छा है तो आंसर भी बहुत अच्छा है। देखिए, व्हाट हैपेंस इज दैट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स, जैसे जैसे गवर्नमेंट आती है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी आती है, तो लोग सुनते 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 समझते समझते उनको उसमें कमियां दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में कमियां दिखाई नहीं देती, कमियां दिखाई देने लगती। जैसे नया नया प्यार होता है तो कमियां नहीं दिखाई देती, लगता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम बहुत प्यारे हो, बड़े परफेक्ट हो, कोई कमी नहीं तुम्हारे अंदर। जब 2-4 साल रह लेते हैं या 2-4 महीने जो भी टाइम लगे तो कमियां दिखाई देने लगती हैं, तो हम उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेम हुआ इसके साथ। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या है कि जो उन्होंने कहा मीनिंग फिक्स्ड है, तो जब मीनिंग फिक्स्ड है तो मीनिंग बदल क्यों जाती है? क्वेश्चन ये है कि मीनिंग अगर बदल गया ना। इज माई वॉइस क्लियर? ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। राइट। सो द क्वेश्चन वाज कि जब मीनिंग फिक्स्ड है तो मीनिंग बदल क्यों जाती है? राइट। जैसे उनके जितने आइडियाज़ थे वो सारे आइडियाज़ क्वेश्चन होने लगे। तो जब हम आइडियाज़ को क्वेश्चन करते हैं तो एक नया एक कुछ नए आइडिया, अ सेट ऑफ न्यू आइडियाज़ आता है जो उसको चैलेंज करता है या आगे बढ़ाता है। राइट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को कम्प्लीटली चैलेंज करता है और चेंज कर देता है, ख़त्म कर देता है, या उसको आगे बढ़ाता है? आंसर ये है कि ये दोनों करता है। कुछ मामलों में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी को आगे बढ़ाता है, कुछ मामलों में ये उसको चैलेंज करता है। राइट। हम ये देखेंगे कि कौन से मामले में आगे एक्सटेंड कर रहा है और कौन से मामले में उसको वो चैलेंज कर रहा है। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक और नाम है डिकंस्ट्रक्शन, जो आप लोगों को पता है। जैक्स डेरिडा, या शॉर्ट में जैक डेरिडा बोल देते हैं, JACQUES लिख सकते हैं या JACK लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म एक ही है? एक ही टर्म है। दे आर रिलेटेड एंड दे आर स्लाइट, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बड़ा है और डिकंस्ट्रक्शन एक छोटा पार्ट है उसका, ऐसा आप समझ सकते हो। सर आज मुझे ये पता चला। कौन बोल रहा है ये मैं शालिनी बोल रही हूँ। जिसको कुछ नहीं आता उसका नाम शालिनी है। अच्छा, शालिनी कुछ नहीं। थियरी में। ओके, राइट। सो यू नो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही हैं। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं कि बिना इसमें हाइफन लगाए, और एक लिखते हैं हाइफन लगा करके। ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कुछ लोग बताते हैं, मैं बता देता हूँ। हाइफन लगाने से इसका मतलब होता है कि आप बात कर रहे हैं एक ट्रेंड की, एक मूवमेंट की, और एक समय काल की। राइट, जो समय के साथ ख़त्म हो जाता है। और जहाँ हाइफन नहीं लगा होता है वहाँ पे आप बात कर रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के क्वालिटीज़ की, जो क्वालिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। उनको लोग मानना छोड़ दें या मानने लगें, अलग बात है, बट वो ख़त्म नहीं होती हैं। फिर से बता दूं कि जहाँ हाइफन लगा होगा वो टाइम पीरियड को रिफ़र करेगा, जहाँ हाइफन नहीं लगा होगा वो मूवमेंट को रिफ़र करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दी व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। देखो, बहुत सी किताबें, बहुत से लोगों ने क्या कहा क्या नहीं बताया। लुई अल्थुजर ने क्या कहा, डेरिडा ने क्या कहा, मिखाइल बख्तिन ने क्या कहा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बट ये सारी बातें हमको समझ में नहीं आएंगी अगर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं है तो, है कि नहीं? तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। एक है लाइट रेड और एक है लाइट ग्रीन। आप लोग जा रहे हो और आपको रेड लाइट दिखती है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप रेड लाइट दिखेगी तो आप गाड़ी रोक दोगे, है ना? और नहीं रोकोगे तो चालान आ जाएगा घर पे कि रेड लाइट पे आपने गाड़ी रोकी नहीं, जैसे मेरा एक आया हुआ है अभी। तो रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोकना, ये कहाँ से डिसाइड हुआ? ये किसने डिसाइड किया? क्या रेड कलर के अंदर ऐसी कोई खास बात है जिससे गाड़ी रुकने का कोई मतलब होता हो? ऐसी तो कोई खास बात नहीं है ना। नो सर। बट हमने मान लिया है कि रेड, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, हमने आपस में मिलकर मान लिया है कि रेड कलर का मतलब है कि गाड़ी को रोक देना है। ठीक है, तो ये तरीके से आपको मैंने बताया था ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। तो ये एपिस्टीम हो गई एक,
नॉलेज आप ये नॉलेज हो गई आपकी, आपको बता दिया गया है, ठीक है, कि गाड़ी को रोकना है। आप नहीं रोकोगे तो आपको हो जाएगा, चालान हो सकता है। ग्रीन लाइट जलती है, या knowledge is constituted. राइट, गुड। सो ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप गाड़ी लेके चल सकते हो, है ना, आगे बढ़ सकते हो। चलो ठीक है, मान लिया कि रेड लाइट से रुकना है और ग्रीन से रुकना है, लेकिन रेड को हम रेड क्यों कहते हैं? रेड को हम रेड क्यों कहते हैं? रेड को हम रेड क्यों कहते हैं? वो भी कन्वेंशन से है, शुरू में किसी ने रेड कह दिया होगा तो रेड को रेड कह दिया गया। रेड को रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लैंग्वेज में रिलेशनल है, तो रेड को रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो येलो नहीं है, क्योंकि वो ब्लू नहीं है, क्योंकि वो पिंक नहीं है, इसलिए वो रेड है कि नहीं? सर बाइनरी अपोजिशन। हाँ, बाइनरी अपोजिशन कह सकते हो, रेड का अगर अपोजिट मिल जाए तो। जो पॉइंट मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि एक स्ट्रक्चर है और आप उस स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ों को समझ सकते हो, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर की बात आप कह रहे हो, ये स्ट्रक्चर स्टेशनरी नहीं है, ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड है, फ्लक्स में चलता है और ये चेंज होता रहता है, और इसलिए आपको देयर आर नो परमानेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि देयर आर परमानेंट स्ट्रक्चर्स, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि देयर आर नो परमानेंट स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं कि हर एक देश में रेड का मतलब रुकना और ग्रीन का मतलब मूव करना होता हो, जरूरी नहीं है, राइट। परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर्स फ्लूइड में होते हैं, मूव करते रहते हैं, फ्लक्स में होते हैं। ये कह रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी ये स्ट्रक्चरलिज्म को एक तरीके से एक्सटेंड कर रहा है कि वो कह रहा है ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, चीज़ों को समझने के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, ओके आई एक्सेप्ट इट, बट दे से कि स्ट्रक्चर्स परमानेंट नहीं होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, या शायद हाँ 15-20 साल पहले आप एक लंबे बालों वाले किसी इंसान को कमर मटका कर चलते हुए देखते पीछे से, तो आप कहते ये सुंदर लड़की होगी पक्का, या लड़की होगी कम से कम, इतना आप जान जाते। लेकिन आज के टाइम में आप नहीं जान सकते वो लड़का हो सकता है, क्योंकि वो जो आइडिया था, वो जो स्ट्रक्चर था कि लंबे बाल पतली कमर वो लड़की होगी, वो आइडिया ही चेंज हो गया। अब लड़के भी बहुत सारे पतले होने विश्वास करते हैं, कुछ मोटे रहते हैं, कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। बाल लंबे करना, बाल में चोटी बांधना, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय दी अदर जेंडर। बेली डांस सिर्फ लड़कियां करती हैं, अब लड़के भी करते हैं। बेली डांस सिर्फ लड़कियां करती थी, अब लड़के करते हैं। अब आप अगर आपको सिर्फ बेली डांस में बेली दिखा दी जाए तो आप गेस करोगे इट मस्ट बी अ गर्ल, लेकिन वो लड़का हो सकता है। पॉइंट इतना सा है कि उन्होंने कहा जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर्स का विरोध इस बात को लेकर के किया गया कि स्ट्रक्चर्स फिक्स नहीं है। उन्होंने कहा हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स नहीं है, स्ट्रक्चर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीज़ों को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर का काम नहीं पड़ेगा, काम पड़ेगा, पर हम इतना कह रहे हैं कि आप ये मान के मत बैठिए कि स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है, जो पहले था वो आज भी है। ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर्स टाइम के साथ और जगह के साथ चेंज होते रहते हैं, और इसलिए जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका विरोध किया इन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। जैसे कि इसी को डिकंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आपको मीनिंग समझना है जॉन डन की, फिर से मैं गुड मॉरो का एग्जांपल लेता हूँ, तो आप समझोगे कि चलो गुड मॉरो एक पोएम है, वो एक अल्बा यानी डॉन सॉन्ग है, वो पोइट्री में आता है। पोइट्री प्रोज से अलग है, प्रोज में क्या आता है, पोइट्री में क्या आता है, और वो जॉन डन किस टाइम के पोइट हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। और जब आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को जानते होगे तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे कि वो गुड मॉरो जॉन डन की कैसी पोएम है, आप समझ जाओगे, राइट। ये स्ट्रक्चरल आइडिया है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि आप इस तरीके से समझ जाओगे पोएम को, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि ये जो पूरा का पूरा आइडिया है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जिसको हम पोएम कह रहे हैं वो आज जरूरी नहीं कि उसको पोएम कहा जाए हमेशा, वो भी बदल सकता है, राइट। आप द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी अप्रिशिएट इन पोएट्री, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी अप्रिशिएट इट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे हीरोइक कपलेट बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर ब्लैंक वर्स था, फिर फ्री वर्स था, तो
चेंजेस आते रहते हैं. So overall the structural post structuralism is trying to say that there are no fixed points, there are no fixed meanings, there is nothing fixed, everything keeps on changing. Therefore अगर आप फिक्सिटी पे विश्वास करते हो, जैसे कि आपका स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि सब कुछ फिक्स है, सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ पता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी पता नहीं, सब चेंज हो सकता है. सर हम गॉड का एग्जांपल ले सकते हैं? कैसे? हाँ ले सकते हैं. सपना बोल रही ना? यस सर. हाँ हरियाणा वाले गॉड को गॉड बना देते हैं. सर मैं हरियाणा से नहीं हूँ. तो फिर तुम गॉड को गॉड क्यों बना रही हो? हाँ? सर थोड़ा टोन तो है. हाँ टोन है ना. वेस्ट यूपी में जब मुझे बोलता है सर, जब मैं कोई बोलता है हरियाणा पास में है ना सर. हाँ हाँ, जब मुझसे कोई बोलता है सर मैं जॉब नहीं जॉब कर रही हूँ, तो मैं जान जाता हूँ कि हरियाणा में है, तो हरियाणा के पास से है. तो ये जॉब ये मदर टंग इन्फ्लुएंस है, सबका होता है. जैसे यूपी में सा और शाह नहीं बोल पाते लोग, और वेस्ट बंगाल में पेन को पेन बना देते हैं. सो इट हैपेंस. और तमिलनाडु में अनहैप्पी को अनहैप्पी बना देते हैं. ओके, कमिंग बैक टू दैट. यस यू आर राइट. वैदिक एज में जो गॉड्स थे वो इंद्र थे, वरुण थे, यम थे, ये सब गॉड्स थे. ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं थे. बट वैदिक एज के बाद जब पौराणिक एज आता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान बन गए, और हम आज उनको भगवान की तरह मानते हैं और पूजा करते हैं. और उसके बाद जब देवी पुराण लिखे गए तो फिर उसमें दुर्गा माता भी भगवान बन गई. So I'm just trying to explain the structures in my own religion, right? How they have been created. So structuralism basically says that you have to understand everything in a fixed structure. That structure remains the same always. Whereas post-structuralism says that structures are important, they are required, but these structures are not fixed. That is my first point. I hope you get that. Yes, sir. Okay. Point 2 is signifier versus signified, right? उन्होंने कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है. दैट्स ओके. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि यस दैट इज राइट, इट इज आर्बिट्रेरी बट इट इज नॉट फिक्स्ड अगेन, राइट? वो कहता है कि आर्बिट्रेरी तो है बट दैट इज गवर्न्ड बाय कन्वेंशन है एंड दैट इज फिक्स्ड. स्ट्रक्चरलिज्म सेज that it is governed by convention and it is fixed, but post-structuralism says that it may be governed by convention, that can also can be accepted, but it is not fixed. Why? वो explain कैसे करते हैं इस चीज को कि आप कहते हो कि चलो रेड कलर का एग्जांपल ले लेते हैं. तो उन्होंने कहा जो रेड है, आप एक कलर को देख के बोलते हो कि ये रेड है, तो आप बोलते हो ये जो रेड है ये सिग्निफायर हो, जो RED रेड वर्ड है ये सिग्निफायर हो गया, और जो कलर है वो सिग्निफाइड हो गया. क्लियर? स्ट्रक्चरलिज्म ने कहा कि जो कलर रेड है वो सिग्निफाइड है, और जो RED रेड है, जो वर्ड है जो आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो आपका सिग्निफायर हो गया. इसमें जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है, ऐसा उसने कह दिया, राइट? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ये मान लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन जो ये RED रेड जो वर्ड है, ये जो वर्ड बना है ये भी तो किसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है. यानी RED itself is signifier of the word red. आप जब लिखते हो, जब बोलते हो, multiple layers of signification are there, multiple layers of signified is there. For example, अगर आप बात करो, let's take another example. आप गंगा नदी है, गंगा इज अ रिवर, राइट? द मोमेंट यू से गंगा, आपके दिमाग में गंगा नदी की इमेज आ जाती है, तो गंगा नदी क्या हो गई? सिग्निफाइड हो गई, और गंगा जो है वो आपका सिग्निफायर हो गया. बट गंगा कैन बी मल्टीपल थिंग्स अदर देन रिवर, राइट? नंबर 1. नंबर 2, अगर हम ये भी छोड़ दें कि अदर देन रिवर मल्टीपल थिंग्स हो सकती है, ये भी छोड़ दें, तो GANGA ये जो वर्ड है, ये वर्ड गंगा पढ़ा जाएगा, ये किसने डिसाइड किया? GANGA ये वर्ड गंगा या GANGESE गैंगीज पढ़ा जाएगा, ये किसने डिसाइड किया? इसका मतलब ये है कि हमने पहले ये डिसाइड किया कि जी को हम गा पढ़ेंगे, फिर जी को हम गा पढ़ेंगे, ये किसने डिसाइड किया? राइट? सो इस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि जो सिग्निफायर सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है वो आर्बिट्ररी है, सही है, बट वो अल्टीमेट नहीं है.
आप उसमें कितना भी बियॉन्ड जा सकते हो, उसका कोई एंडिंग नहीं होगी, इसलिए ये भी एक फ्लूइड है, राइट। सिग्निफायर सिग्निफाइड रिलेशनशिप इज नॉट अल्टीमेट, वो उसका विरोध नहीं करता, बोलता है ठीक है बात सही है, बट वो अल्टीमेट नहीं है। आप लैंग्वेज को इस तरीके से नहीं समझ सकते कि ये बॉटल जो है वो सिग्निफायर है और जो बॉटल हाथ में पकड़ा हूं वो सिग्निफाइड है और हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आपको उसके बाहर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको वर्ड वाला बताया, अब आप सिग्निफाइड में आ जाइए। आपके हाथ में एक बॉटल है, वो सिग्निफाइड है, और BOTTLE सिग्निफायर है। जो आपके हाथ में बॉटल है वो बॉटल है, ये कैसे डिसाइड हुआ? उसके शेप से, उसके वॉल्यूम से, उसके कंटेंट से कैसे डिसाइड हुआ? या उसके अगर शेप से डिसाइड हुआ तो जो चौकोर होगी वो भी बॉटल होगी और जो गोल होगी वो भी बॉटल होगी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? सो द पॉइंट इज दैट सिग्निफायर सिग्निफाइड के लेवल्स आप किसी भी लिमिट तक चले जाएंगे और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेट नहीं है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डेरिडा और उनके दोस्तों ने कहा। समझ में आया? यस सर। गुड। अगला पॉइंट उन्होंने कहा बाइनरी पेयर्स वर्सेस बाइनरी अपोजिशंस। हमने बात किया स्ट्रक्चरलिज्म में कि बाइनरी पेयर्स होते हैं, यानी गुड है तो बैड है, डे है तो नाइट है, और हमेशा कहा कि उसमें एक अच्छा है और एक कम अच्छा है, यानी डे ज़्यादा अच्छा है, नाइट ज़्यादा कम अच्छी है ना। और वाइट ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक कम अच्छा है। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज that because one cannot exist without the other, therefore one cannot be called better than the other. So when you say day is good and night is bad, right? What is day? Day is the absence of night. Day is the absence of night. And if there is no night, there is no day. That means day is equally important and night is equally important. Therefore, if you try to create a binary opposition and try to say that day is better and night is not that good, then you are doing a mistake. ये कहा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया था कि एक अच्छा है एक बुरा है, उसको मान लो, खुश रहो। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इसको भी चैलेंज कर दिया गया, यानी जितने भी सेंटर थे उन सेंटर्स को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया और कहा गया हम कोई सेंटर मानेंगे ही नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं मानेंगे, सब कुछ फ्री है। ठीक है, इस तरीके से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को बताया गया। तो उन्होंने कहा था बाइनरी अपोजिशंस होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, ये कहा था स्ट्रक्चरलिज्म में। पोस्ट में कहा कि नहीं, बाइनरी अपोजिशंस नहीं होते, बाइनरी पेयर्स होते हैं। पेयर्स होते हैं, पेयर्स में क्या है, इक्वालिटी आ जाती है, पेयर्स में इक्वालिटी आ जाती है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रह जाता। अपोजिशंस में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है बाइनरी अपोजिशंस की, वहीं पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है बाइनरी पेयर्स की। समझ में आ गया या और बताऊं? आ गया, चलो। फिर मैंने बोला इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राइटिंग और स्पीकिंग को, स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या कहा, राइटिंग वर्सेस स्पीकिंग निकाला उन्होंने एक बाइनरी अपोजिशन, और उसने कहा कि जो स्पीकिंग है, स्पीच है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन दी राइटिंग, ये उन्होंने कहा, राइट। तो दैट्स ओके, दैट दे सेड। बट जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है तो डेरिडा कहते हैं कि आपका जो राइटिंग है वो सुपीरियर है स्पीच से। उन्होंने कहा स्पीच सुपीरियर हो ही नहीं सकती है, राइटिंग सुपीरियर है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कुछ भी सुपीरियर नहीं, सब बराबर हैं, क्योंकि ये तो सुपीरियरिटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करता ही नहीं है। लेकिन गोइंग अहेड ऑफ दैट इट सेज, अगर फिर भी आपको ये मानना है कि क्या सुपीरियर है, फिर भी अगर आप ये मानना चाहते ही हो तो आपको ये मानना पड़ेगा राइटिंग इज सुपीरियर। ऐसा उन्होंने क्यों कहा राइटिंग इज सुपीरियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में राइटिंग को सुपीरियर क्यों माना गया, राइट। राइटिंग को सुपीरियर इसलिए माना गया बिकॉज राइटिंग अपीयर्स टू बी मोर फिक्स दैन स्पीकिंग, राइट। मोर फिक्स का मतलब कि ज़्यादा रिलायबल नज़र आती है, कह सकते हैं आप, है ना, और ज़्यादा रिलायबल के साथ साथ ऑथेंटिक कह लीजिए, या फिर ईजी, या फिर उसमें ज़्यादा एम्बिग्विटी नहीं होगी,
स्पीच में बहुत एम्बिग्विटी हो सकती है, राइटिंग में एम्बिग्विटी कम हो सकती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने राइटिंग को स्पीच से बेटर माना। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है नेट में और आ सकता है, राइट? इज दैट ओके? यस सर। फाइन। सो आई हैव बीन टेलिंग यू कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मीनिंग को फ्लूइड मान लिया गया, मीनिंग को फिक्स नहीं माना गया, किसी भी चीज़ को की मीनिंग को फाइनल नहीं कहा गया। अगर आपने कहा कि रवि का नाम रवि है और वो इसलिए है क्योंकि इनके मम्मी पापा ने रख दिया था, तो शशोर बोलेंगे चलो मान लेते हैं भाई इनका नाम रवि है, लेकिन डेरिडा बोलेंगे ना हम नहीं मानेंगे रवि है, आज रवि है कल रवि हो जरूरी थोड़ी ना है। मान लो सपना बोले कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है ना? सपना आपकी मम्मी कितनी अच्छी है? सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे लिए मक्के की रोटी और साग बनाकर भेजती सोचिए है। इनकी मम्मी बहुत अच्छी है और ये बोले मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन आप अपनी मम्मी से लास्ट टाइम कब मिली थी? सर कल मिली थी। तो कल से आज तक में मम्मी कैसी हैं आप नहीं जान सकते। इस समय मम्मी हो सकता है अच्छी ना रह गई हो। हाउ कैन यू टेक गारंटी कि मम्मी अभी भी अच्छी हैं? सर आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। मेरी मम्मी का ले लो, मैं उनसे 4 महीने पहले मिला था। नहीं सर, मम्मी हमेशा एक जैसी होती है। नहीं होती हैं। हस्बैंड का ले सकते हैं सर आप। चलो यही है ना कि इमोशंस, ये जो इमोशंस है, इन इमोशंस की वैल्यू स्ट्रक्चरलिज्म में तो है लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं है। अगर आप लोगों ने जॉन डन की वो पोएम पढ़ी हो, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, कितने लोगों ने पढ़ी है? गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार पढ़ी है सर? पढ़ी है, गुड। सो उसमें जॉन डन बोलता है कि देखो ऐसा है कि अगर आपको कोई सुंदर लड़की, और ऐसा ढेर सारी यंग लेडीज़ हैं और सब सुंदर भी हैं, तो कोई बुरा ना माने, मैं जॉन डन की बात कर रहा हूँ। जॉन डन बोलते हैं कि इफ़ यू फाइंड अ गर्ल हु इज़ ब्यूटीफुल एंड हु इज़ लॉयल देन डोंट कम एंड टेल मी बिकॉज आई विल नॉट ट्रस्ट। बोलते हैं जब तक तुम वहाँ से चलोगे जहाँ पे वो लड़की सुंदर और लॉयल होगी, वहाँ से चल के मेरे पास तक आओगे, तब तक वो लॉयल नहीं रह जाएगी, राइट? ये जॉन डन की पोएम है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। और मुझे आज भी याद है पोस्ट ग्रेजुएशन जब पढ़ाया गया तो हमारी जो फीमेल कलीग्स थी बहुत गुस्सा हो गई थी हमारे सर से। हाउ एवर ये सर का विचार भी नहीं था और मेरा भी नहीं है। आई बिलीव ऑल ब्यूटीफुल वुमेन आर इक्वली फेथफुल। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जॉन डन ने जो कहा कि जो हुआ है वो रहेगा जरूरी नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज कि जो आप आधे घंटे आपने अपनी टीवी देखी, आपकी टीवी चल रही थी, आप घर के अंदर कमरे के अंदर आके बैठ गए, बोले यार मेरी टीवी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और आप फिर तभी आपको किसी ने बताया कि आपकी टीवी तो ब्लास्ट हो गई है, राइट? आप एक पंखे के नीचे खड़े हैं और बोल रहे हैं ये पंखा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हवा देता है, और पंखा आपके सर पे दग गिरा और आपका सर फट गया। आई मीन थोड़े खतरनाक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज, यू नो। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया गया है, स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करके यहाँ वहाँ बिखेर दिया गया है और सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ वहाँ घूम रहे हैं चारों ओर। स्ट्रक्चर्स खत्म नहीं हुए पर वो घूम रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे से मिलकर के कब कौन सा स्ट्रक्चर बना लेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। दैट इज द मेन आइडिया। मीनिंग इज फ्लूइड, इट कीप्स चेंजिंग। इज दैट ओके नाउ? यस सर। सपना अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते बोलना। चलो आगे चलते हैं। ओके सर। फिलोसॉफिकल वर्सेस लिंग्विस्टिक्स मैंने कहा, तो जो आपको मैंने बताया था जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी उत्पत्ति, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उसका जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत होती है लिंग्विस्टिक्स से। क्यों? क्योंकि फर्डिनेंड डी सोशोर क्या थे? लिंग्विस्ट थे। और कहाँ के थे? स्विस लिंग्विस्ट, स्विट्जरलैंड के, राइट, वेरी गुड। सो जब एक लिंग्विस्ट शुरुआत करता है स्ट्रक्चरलिज्म का मेन आइडिया तो वहीं से आता है। आप सोचिए अगर सोशोर ना होते तो क्या आपको लगता है कि डेरिडा होते? ना होते। और फॉर योर इंफॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू कि जो सोशोर हैं उनकी जो पीएचडी है वो संस्कृत में है और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने पाणिनि को और जो भी हमारे पाणिनि के अष्टाध्यायी हो या जो भी और संस्कृत की हमारी बुक्स थी, ग्रामर की, लैंग्वेज की, सब पढ़ रखी थी। क्योंकि यू मस्ट फील प्राउड कि ये सारी थियरीज बिना इंडियन ग्रामर को पढ़े मिलना शायद पॉसिबल नहीं था, राइट? बट ये अलग बात है कि हमारे देश में के लोग उसको नहीं समझेंगे बिकॉज हम लोग सभी लोग अपनी चीज़ों का विरोध करने में मज़ा लेते हैं।
राइट, बट ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, राइट. फिलोसॉफिकल वर्सेस लिंग्विस्ट. सो जो स्ट्रक्चरलिज्म की उत्पत्ति है, जो शुरुआत है, वो हुई है लिंग्विस्टिक्स से, राइट. वो लिंग्विस्टिक्स से शुरुआत, लैंग्वेज से शुरुआत हुई है. लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल है. फिलोसॉफिकल कैसे है कि स्ट्रक्चरलिज्म तो ये मान लेता है कि रवि का नाम रवि है क्योंकि मम्मी पापा ने रख दिया था इसलिए ये रवि है. लेकिन फिलॉसफी में जब आप जाते हो, रवि रवि कैसे हो सकता है, रवि क्या होता है, RAVI ही रवि क्यों हो सकता है, रवि आर से ही क्यों शुरू हो सकता है. दैट इज दे क्वेश्चन द वेरी बेसिक, दे क्वेश्चन एवरीथिंग दैट can be questioned, that can be imagined to be questioned. That is why the root of post structuralism is philosophical, whereas the root of structuralism is linguistic. समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. Great. लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है. दैट इज हर एक चीज के सेंटर को गायब कर देना, यानी कोई सेंटर नहीं है. जैसे आप मानते हो कि आपकी फैमिली में मम्मी सेंटर है, या हम मानते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट सेंटर है, कैबिनेट में मोदी से PM सेंटर है ना. वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ लोग मान सकते हैं कि अमेरिका सेंटर है, बट उन्होंने कहा सेंट्रलाइजेशन इज बैड, सेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, सेंटर इज रिमूव्ड. जब मीनिंग को ही फिक्स नहीं रह गया, जब मीनिंग फिक्स ही नहीं रह गई तो सेंटर कहाँ से रह जाएगा, राइट. तो डिसेंट्रलाइजेशन, आप जितनी बार आप कोई चीज़ कहते हो उतनी बार आप उसका विरोध भी करते हो. दैट इज डीकंस्ट्रक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन. जब आप बोलते हो कि मैं बहुत ईमानदार हूँ तो वास्तव में आप अपनी बेईमानी को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हो, राइट. तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये जो मेन आइडियाज़ हैं ये हैं आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, और इससे जुड़े हुए जो मेन लोग हैं उसमें आपके श्रीमान जैक्स डेरिडा जी महाराज हैं, रोला बार्थ भाई साहब हैं, और जैक्स लकान हैं, लकान इनको बोलते हैं, लका, राइट, जैक्स लका, और मिखाइल बाख्तिन. ये बड़े खतरनाक लोग हैं. ये लोग जो बातें करते थे आपस में वो इन्हीं लोगों को समझ में आती थी, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा. तो इनकी बातें हम लोग करेंगे, कल करेंगे इन चारों की बातें, और इन चारों के आइडियाज़, इन चारों की किताबें, और इन चारों के आइडियाज़ कैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में को आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे कल वाली क्लास में. ठीक है, आज के लिए इतना ही. योर क्वेश्चंस आर वेलकम. यस, 100%. बट कल की क्लास आई विल टेक सम टाइम अराउंड 1 PM या 2 PM. ठीक है, 2 PM. चलो 2 PM पे ले लूंगा. जो लोग लाइव ज्वाइन कर 1 रहे भी हैं, चलेगा, 2 भी चलेगा, मतलब प्रॉब्लम तो ऑलवेज देयर. हाँ, बट ये है ना कि आई हैव टू लीव इन द इवनिंग, so I would take one class before I leave so that I can No finish problem, you can take this one. Okay.